नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान पर चर्चा की थी, ठीक। और आज हम आपको प्रयत्न के बारे में बताएंगे, ठीक। हम सब लोग आज मिलकर प्रयत्न के विषय में अध्ययन करेंगे कि प्रयत्न क्या होता है, ठीक। अब संस्कृत प्रयत्न का शब्द अर्थ तो क्या है? प्रयास, आयास, ठीक। अब संस्कृत व्याकरण में प्रयत्न का क्या मतलब है, ठीक। अब इस पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक। अब क्या लिखा है हमने? प्रयत्न, ठीक। अब तो आप जानते हैं या आप देखते होंगे, आप महसूस करते होंगे कि जब हम आप कुछ बोलते, ठीक, वर्ण का उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं? ध्वनि निकालते हैं, ठीक। तो किसी भी वर्ण को बोलने के लिए, ठीक, या किसी भी ध्वनि को उच्चारित करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, जो कुछ भी आयास करते हैं, उसे ही हम व्याकरण की भाषा में प्रयत्न कहते हैं, ठीक। किसी भी वर्ण को या किसी भी ध्वनि को बोलने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसे ही हम प्रयत्न कहते हैं व्याकरण की भाषा में। अब प्रयत्न का मतलब क्या है? संस्कृत में प्रयत्न का क्या मतलब कहा महर्षि पाणिनि ने? ठीक, प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्न। प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्न, ठीक। प्रकृष्ट यत्न जो है वही प्रयत्न, ठीक है। अब तो इस प्रकार से जो प्रयत्न है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो, ठीक है। कौन कौन सा? पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न, ठीक। अब तो कुल मिलाकर संक्षिप्त भाषा में हम ये कहेंगे कि किसी भी ध्वनि को बोलने के लिए या उच्चारित करने के लिए, वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें जो कुछ भी प्रयास करना पड़ता है वो प्रयास हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन सा? पहला है आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य, ठीक। अब आभ्यंतर प्रयत्न का हम आपको मतलब बताएं। आभ्यंतर का शाब्दिक अर्थ होता है भीतरी या अंदर। तो आभ्यंतर का मतलब होता है कि बोलने से पहले, किसी भी वर्ण को बोलने से पहले जो हम प्रयास करते हैं उसको हम कौन सा प्रयत्न कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक। अर्थात आप सब जानते हैं कि हम ऐसे तो कोई भी वर्ण, ध्वनि, शब्द, अक्षर निकल नहीं जाता। पहले कुछ हम प्रयास करते हैं बोलने के लिए, तब हम कुछ बोल पाते हैं। तो किसी भी वर्ण को या ध्वनि को उच्चारित करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं तो उसमें जो पहला प्रयास है, हमारा पहला जो प्रयत्न है वो आभ्यंतर, ठीक। और आभ्यंतर का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है अंदरी, भीतरी, ठीक। और व्याकरण में इसका मतलब है कि किसी भी वर्ण को बोलने से पहले मुख के भीतर जो कुछ भी हम प्रयास करते हैं वो हमारा कौन सा प्रयत्न कहलाता है? आभ्यंतर। बोलने से पहले किया जाने वाला प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, ठीक। और ये आभ्यंतर प्रयत्न कुल मिलाकर कितने प्रकार का होता है? 5। कितने प्रकार का होता है? 5, ठीक। इसमें पहला है हमारा आभ्यंतर प्रयत्न में पहला हमारा प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। क्या है? स्पृष्ट। दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। उसके बाद तीसरा है ईषत् विवृत। चौथा है वृवृत और पांचवा है संवृत, ठीक। फिर से सुन लीजिए। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है
विवृत, चौथा है विवृत और पांचवा है संवृत। ठीक, अच्छा, आप सबका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। ठीक, स्पृष्ट का मतलब होता है टच करना, छूना। ठीक, स्पर्श करना। स्पृष्ट का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। और ईषद स्पृष्ट, ठीक, तो स्पृष्ट का मतलब हम बता चुके हैं, छूना, टच करना। और ईषद माने होता है थोड़ा सा, हल्का सा। ठीक, संस्कृत में हल्के के लिए, थोड़े से के अनुवाद के लिए ईषद पद का प्रयोग किया जाता है। तो ईषद स्पृष्ट का मतलब हुआ शब्द करके थोड़ा सा स्पर्श, इसमें पूरी तरीके से स्पर्श करना, और इसका मतलब है थोड़ा सा, हल्का सा स्पर्श। और इसी प्रकार से फिर इसमें ईषद पद दिया हुआ, ईषद माने थोड़ा सा और विवृत माने होता है खुलना। ठीक, तो ईषद विवृत का शाब्दिक अर्थ क्या है? थोड़ा सा मुख का खुलना। उसके बाद है विवृत। विवृत का मतलब पूरी तरीके से मुंह का खुलना। ठीक, और संवृत, संवृत का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना। ठीक, तो बंद होने पर यहां से तात्पर्य कि एकदम नाम मात्र का खुलना, बहुत हल्का सा खुलना। बंद रहने की मतलब नहीं है यहाँ पे। संवृत का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है बंद, लेकिन हम मुख बंद कर लेंगे तो बोलेंगे कैसे? तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ मत जाइए। संवृत का मतलब बहुत थोड़ा सा, नाम मात्र का खुलना। ठीक, तो सबके अर्थ हमने आपको बता दिए, फिर से बता देते हैं। स्पृष्ट माने स्पर्श करना, ईषद स्पृष्ट थोड़ा सा स्पर्श करना, ईषद विवृत थोड़ा सा मुख का खुलना, विवृत माने पूरी तरीके से मुख का खुलना, और संवृत माने नाम मात्र का खुलना। ठीक, ये चीज हो गई। अब हम ये बताएंगे आपको कि किन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। किन किन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। ठीक, तो अब सबसे पहले स्पृष्ट है आभ्यंतर प्रयत्न। तो किन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे सीधी सी बात समझ जाइए कि स्पृष्ट माने हमने बताया था छूना। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक, स्पर्श व्यंजन अर्थात क्या? कादयो मावसाना स्पर्शा बता चुके हम आपको पिछले वीडियो में। ठीक, अर्थात का से लेकर मां तक जितने भी व्यंजन हैं, पांचों वर्गों के जितने भी व्यंजन हैं अर्थात 25। ठीक, उन सभी व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट होता है। याद रखिएगा, स्पृष्ट और स्पर्श। ठीक, इसमें भी आधा सा है, इसमें भी। तो इसको आप ऐसे समझ, स्पृष्ट माने छूना और स्पर्श माने भी छूना। तो स्पृष्ट व्यंजनों स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में, ठीक, कि व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, और इसके बाद 4 ऑप्शन दे दें। स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष् व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आप किस पर टिक करेंगे? स्पर्श व्यंजनों। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। ठीक, अब हम आते हैं ईषद स्पृष्ट पर, माने हल्का सा छूना। ठीक, स्पर्श माने पूरी तरीके से छूना, टच करना, और ईषद माने थोड़ा सा। ठीक है, अब तो कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने से पहले हमें उनका उच्चारण करने के हमें मुख जो है बहुत थोड़ा सा टच करते हैं। इसमें पूरी तरीके से स्पर्श व्यंजन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो है इसीलिए इनको स्पर्श कहा जाता है कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वो मुंह के अंदर भीतर स्थित तमाम उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, इसीलिए इनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट हो गया। अच्छा, ईषद स्पर्श थोड़ा सा स्पर्श करना। तो जो अंतस व्यंजन है अर्थात क्या? या व रा ला, अर्थात या उसको हम यण प्रत्याहार भी कह सकते हैं समझने के लिए।
तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या जो यण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषद स्पृष्ट होता है। ठीक, अर्थात अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारा, ठीक है, जो जिह्वा है बहुत हल्का सा स्पर्श करती है। ठीक, किसका स्पर्श करती? ठीक है, आप ईषद विवृत, ठीक, अर्थात किन वर्णों का उच्चारण करने से पहले हमारा मुख बहुत थोड़ा सा खुलता है। किन व्यंजनों का उच्चारण करने से पहले हमारा मुख बहुत थोड़ा सा खुलता है? वो कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। ठीक, अर्थात कौन कौन से? क्या? शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार अर्थात क्या? शा, शा, सा, हा, आप बोल के, ठीक है, तो इनका उच्चारण करते समय हमारा मुख बहुत थोड़ा सा खुलता है। शा, शा, सा, हा। ठीक, तो इस ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है बहुत थोड़ा सा खुलता है। ठीक, इसके बाद विवृत। विवृत माने मुख का पूरी तरीके से खुलना। ठीक, तो वो कौन से वर्ण है? सारे समस्त स्वर, जितने भी स्वर हैं हमारे, ठीक, उनका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरी तरीके से खुल जाता है। जैसे हम कहते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ। ठीक, तो जितने भी स्वर हैं संस्कृत वर्णमाला में, जितने भी स्वर हैं उनका उच्चारण करने समय हमारा मुख पूरी तरीके से खुला होता है। ठीक, अब बारी आती है समृद्ध की। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी वर्णमाला तो हमारी आ गई, स्पर्श व्यंजन आ गए, अंतस्थ व्यंजन आ गए, ऊष्म व्यंजन आ गए, अब और उसके बाद समस्त स्वर आ गए। अब बचा ही क्या? जिसका, ठीक, आभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होता है। ठीक, सब तो आ गए, अब बचा ही कौन सा वर्ण? क्षात्रज्ञ को हमारे यहाँ मान्यता नहीं दी गई संस्कृत व्याकरण में। ठीक, तो बचा ही क्या? तो बचा क्या उसमें? ह्रस्व आ। बचा नहीं है, ह्रस्व आ भी समस्त स्वर में आ गया, बचा नहीं है, लेकिन ये कंडीशनल है, स्थिति के अनुसार। ठीक, तो किन स्थानों पर, कुछ स्थानों पर ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होता है और कुछ स्थानों पर आ का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। तो कौन सी स्थितियां हैं? तो कह रहे हैं, इसके लिए हमारे सूत्रकार कह रहे हैं कि ह्रस्व वर्णस्य प्रयोगे तो समृद्धतम और प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम। ठीक, तो प्रयोग की दशा में ह्रस्व वर्णस्य प्रयोगे तो समृद्धतम, तो प्रयोग की दशा में, ठीक, प्रयोग की दशा में ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होता है और इसके अलावा जो प्रक्रिया दशा होती है, अर्थात प्रयोग के अलावा जो प्रक्रिया दशा होती है उसमें ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। ठीक, हो गया। तो प्रयोग की जब दशा होगी तो ह्रस्व आ का जो आभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होगा। ठीक है, और अदरवाइज हर जगह ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस आज के इस लेक्चर को एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। प्रयत्न क्या है? ठीक, किसी भी वर्ण या ध्वनि को बोलने से पहले किया जाने वाला जो हमारा प्रयास है वो व्याकरण की भाषा में प्रयत्न कहलाता है। ठीक, अब इसका सूत्र क्या है? प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्न। ठीक है, अब ये जो प्रयत्न है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ठीक, तो आभ्यंतर प्रयत्न कुल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत
और समृद्ध। ठीक है, आप किन किन वर्णों का या स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है उसको फिर से देख लीजिए आप। स्पर्श व्यंजन अर्थात का से लेकर मां तक जितने भी व्यंजन हैं हमारी वर्णमाला में आते हैं उन सब का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, स्पृष्ट होता है। ठीक, इसके बाद जो अंतस व्यंजन है, ठीक, कौन कौन से, या, वा, रा, ला। ठीक है, याद रखिएगा अंतस व्यंजन हमारे संस्कृत वर्णमाला में उनका जो क्रम है क्या है, या, वा, रा, ला। हिंदी में या, रा, ला, वा चलता है, लेकिन संस्कृत में क्या है, या, वा, रा, ला, हैवरण लड़ के अनुसार। ठीक है, जो माहेश्वर सूत्र है। ठीक, क्रम मत भूलिएगा, गलती मत करिएगा, या, वा, रा, ला, यही अंतस व्यंजन या यण प्रत्याहार का यही क्रम है। आगे पीछे मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, चाहे वो प्रत्याहार के लिए हो या कहीं पर हो। ठीक है, तो जो अंतस व्यंजन होते हैं, जो यण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं, उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट होता है। ठीक है, आप इसके बाद ईषद वृत्त माने मुख का थोड़ा सा खुलना। ठीक, तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं या जो शल प्रत्याहार होते हैं क्या, अर्थात शा, शा, सा, उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद वृत्त होता। और उसके बाद बारी आती है स्वरों की, तो जो समस्त स्वर हैं, ठीक है, उन सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत होता है। अर्थात स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरी तरीके से खुला होता है। ठीक, और समृद्ध माने बंद होना, और बंद होने से तात्पर्य हल्का सा, बहुत नाम मात्र का खुलना। ठीक, तो आप तो उस सभी स्वरों में जो सिर्फ ह्रस्व आ है, ठीक, उसका आभ्यंतर प्रयत्न प्रयोग की दशा में समृद्ध होता है और प्रक्रिया दशा में उसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। ठीक, ठीक है, तो ये चीज है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बाह्य प्रयत्न पर आते हैं। ठीक है, बाह्य प्रयत्न। ठीक, ठीक, अब हम बाह्य प्रयत्न पर आते हैं। ठीक, अब बाह्य प्रयत्न क्या है, बाह्य का मतलब होता है बाहरी। ठीक, अब तो बाह्य से तात्पर्य क्या है कि बाह्य का मतलब बाहरी का मतलब यहाँ पर बोलने की बात नहीं, कि बोलते समय एक होता है बोलने से पहले, आभ्यंतर का मतलब बोलने से पहले, और बाह्य का तात्पर्य यहाँ पर है बोलते समय। बोलने की बात नहीं, बोलने के बाद हम क्या प्रयास करेंगे, जब हम बोल ही लेंगे तब उसके बाद हम क्या प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बोलते समय, आभ्यंतर माने बोलने से पहले, ऐसे समझ लीजिए। आभ्यंतर का मतलब होता है बोलने से पहले, मुख के भीतर, वो अभ्यंतर होता। और बोलते समय जो कुछ भी हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसे हम बाह्य प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो ये जो बाह्य प्रयत्न था हमारा, ये हमारा 11 प्रकार का होता है। कौन कितने प्रकार का होता है, 11। याद रखिएगा, आभ्यंतर 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। ठीक है, पूछ ले बाह्य प्रयत्नों की संख्या है 11, 20, 21, 23, तो आप किस पर टिक करेंगे, 11 पर। आभ्यंतर प्रयत्न पूछ ले, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है 3, 4, 5, 8, तो किस पर टिक करेंगे, 5 पर। ठीक, तो बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी है, 11। ठीक, हम आपको नाम भी बता देते हैं। ठीक, इसमें 11 में हम नाम लिखते हैं आपका विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, आघोष,
अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक, ये हुआ। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि किस वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होता है। ठीक है, अब हमने सूत्र लिखा है, देखिए पहले सूत्र को समझिए। कह रहे हैं कि खरो विवाराः श्वासाः अघोषाश्च। ठीक, हर्षः संवाराः नादाः घोषाश्च। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्पप्राणाः, वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणाः। ठीक, अब पहले हमने लिखा कि खरो विवाराः श्वासाः अघोषाश्च, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो खर प्रत्याहार होते हैं। ठीक, अब खर प्रत्याहार आप देखिए, खर खर प्रत्याहार, खर बराबर खर। ठीक, अब खर खर प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे, कौन कौन सी वर्ण आएंगे। अब आप खफ छठत, खफ से शुरू, खफ छठत वाला जो खा है वहां से शुरू करिए और खत्म कहां पर करना है आपको, शश शर रा पे खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, तो इस प्रकार से खर प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखिए खा, फा, छा, ठा, ठा और चा, टा, ता, का, पा और शा, शा, सा। ठीक, अब देखिए खफ छठत, खा से हमने शुरू किया। ठीक है, खा से हमने शुरू किया और रा, शश शर रा पे हमने लाके खत्म कर दिया। अब रा को हमको लेना नहीं है। ठीक, तो खर में हमारा क्या क्या आया, खफ छठत, अर्थात क्या, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय है। काखा, पाखा, चाछा, टाठा, ताथा है। ये खफ छठत क्या है, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण है। और उसके बाद क्या है, चा, टा, ता, वा को लेना नहीं है, तो उसके का और पा, ये क्या है, ये हमारा प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है। ठीक, और उसके बाद क्या है, शा, 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 अर्थात तीनों प्रकार का शा। तो हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तीनों प्रकार का जो शा होता है, ठीक, इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, विवार, श्वास और अघोष होता है। इसको आप याद रख कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छी प्रकार कि जो खर प्रत्याहार होते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय और तीनों प्रकार का शा, ठीक, इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, विवार, श्वास और अघोष होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम दूसरे सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम बता रहे हैं आपको हर्षः संवाराः नादाः घोषाश्च। अब हर्ष, हर्ष माने हर्ष प्रत्याहार। ठीक, अब देखिए हर्ष प्रत्याहार, हा और श, हर्ष। ठीक, हर्ष में क्या कहेगा, है वर्ड से आपको शुरू करना है और हर्ष जब गड दश पे खत्म कर देना है आपको। ठीक, अब हम लिख देते हैं हा
या वा रा ठीक। अब हर्ष प्रत्याहार में क्या क्या हमारा आएगा? अब हैवरट से हमको लेना हर्ष, हा है पहला वर्ण। अब हमको कहां से लेना है? हैवरट। आज के बाद से लेना है, हैवरट से लेना है और खत्म कहाँ हमको करना है? शा पर खत्म करना। तो हैवरट से शुरू करेंगे हम। हा, या, वा, रा और ला, अर्थात क्या? क्या? अंतस व्यंजन। यावा राला का मतलब अंतस व्यंजन, माने यह प्रत्याहार भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? अंतस्थ। ठीक। अब इसके बाद क्या है? यमंगणम, अर्थात हम बता चुके हैं आपको क्या? प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अंतिम वर्ण, ये हो गया हमारा यमंगणम पांचवा। उसके बाद घाड़ा, ये हमारा क्या हो गया? प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? चतुर्थ। चतुर्थ है, देखे, चाछा जाछा, पाफा बाभा, काखा गाघा, टाठा डाढ़ा, टाठा डाढ़ा, ये प्रत्येक वर्ग का हमारा क्या हो गया? चतुर्थ। इसके बाद क्या? जब गणदश। ठीक, जब गणदश का मतलब प्रत्येक वर्ग का तृतीय। ठीक। अब शा पर हमको खत्म कर देना, शा को हमको लेना नहीं, शा हमारा यहाँ पे आ जाएगा और शा को हमको लेना नहीं है, इसलिए हमने शा को लिखा नहीं। तो हर्ष प्रत्याहार का क्या मतलब हुआ? कि अर्थात, ठीक है, अंतस व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, चतुर्थ और तृतीय वर्ण। ठीक, इन सभी वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? संवार, नाद और घोष। ठीक है। अब देखिए, अब अगला सूत्र हमारा क्या है? वर्गानाम प्रथम, तृतीय और पंचम। ठीक। अल्प प्राण। ठीक। अब कह रहे हैं कि क्या? वर्गों के, प्रत्येक वर्गों के, स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग हैं उनके प्रत्येक वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम तथा यण प्रत्याहार, ये क्या है? अल्प प्राण है। ठीक, इनका बाह्य प्रयत्न क्या है? अल्प प्राण। ये सब अल्प प्राण ध्वनियां हैं, अर्थात अल्प प्राण का मतलब कि इन सब के उच्चारण में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्राण वायु का अल्प प्रयोग होता है, अर्थात बहुत थोड़ा सा प्रयोग होता है। ठीक, तो इन सभी वर्णों का, किन सभी वर्णों का? प्रत्येक वर्ग के स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्गों के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम तथा यण प्रत्याहार, इनका बाह्य प्रयत्न क्या है? ये सब अल्प प्राण ध्वनियां है। ठीक, अल्प प्राण का प्रयोग, प्राणवायु का प्रयोग। और इसके अलावा वर्गानाम द्वितीय, चतुर्थ और शलश्य महाप्राणा। ठीक। अब वर्गानाम माने प्रत्येक वर्गों के, कौन से प्रत्येक वर्ग? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और जो शल प्रत्याहार था शा 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 हा। ठीक, ऊष्म व्यंजन, ये सब क्या है? महाप्राण। ठीक, महाप्राण है, अर्थात इनके उपयोग में प्राण वायु का अत्यधिक प्रयोग होता है। ठीक, तो ये सब
महाप्राण होते, अर्थात इनका बाह्य प्रयत्न, इन सब का उच्चारण करते समय हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारा बाह्य प्रयत्न खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम कल के वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण पर चर्चा करेंगे। कुछ संज्ञा शब्द, पारिभाषिक शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, कल का वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तो हमारे वीडियो को मिस मत करिएगा, हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। और उसके बाद हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करिएगा, और पहली बार आप देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों से। और इससे पहले की जो चीज़ आपको देखनी, जो लेक्चर आपको देखने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि प्लेलिस्ट पर बटन दबाइएगा, सारे वीडियोस हमारे पड़े हुए अपलोड है, उसको आप देखिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक, और उसके बाद अब आज हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।